सबसे पहले तो मैं यहाँ डॉक्टर राजीव बिंदल जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने सुस्ती को भगाया। और मैं मानता हूं कई बार हम नेता लोग बहुत बेरहम हो जाते हैं। बेरहम का मतलब यह है कि लंबा भाषण दे देते हैं। आप कितनी देर से बैठे हैं इस पर हम सोचते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही बहुत संक्षिप्त बात कही और सटीक बात कही, सीधी बात कही। मैं पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूं कि सिरमौर जिले में मेरा एक निजी कार्यक्रम में आना हुआ था, एक पारिवारिक फंक्शन में आना हुआ था। मालूम पड़ा कि 27 तारीख को यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान अभियान का कार्यक्रम आप लोगों ने यहां रखा है। मेरी इच्छा हुई कि लंबे समय से पार्टी के साथियों के साथ जहां मिलना नहीं हुआ, इस अवसर को इसका उपयोग करना चाहिए। और आज आप सबके बीच में मुझे पहुंच करके आप सबके दर्शन करके मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के साथियों के साथ मिलना हुआ, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विषय पर मुझे लगता है कि काफी बातों का जिक्र हो चुका है जो हमारे साथियों ने बातें कही है। मैं सिर्फ थोड़ी संक्षेप में उस विषय की परिधि में एक बात कह करके पूरी करूंगा, क्योंकि बार बार उन्हीं विषयों को लेकर के उन्हीं बातों का मैं उदाहरण करता रहूं, उनका मैं जिक्र करता रहूं, वो भी उचित नहीं है। मित्रों, ये सच्चाई है कि जब देश आजाद नहीं था तो देश के सामने एकमात्र लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। सारी बातें एक तरफ और स्वतंत्रता का वो आंदोलन एक तरफ था। सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के लड़ रहे थे कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए। और भारत स्वतंत्र हुआ, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को हम सब लोगों ने पार किया, जहां पूरे देश भर में एक नहीं हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र हुआ। और देश के स्वतंत्र होने के पश्चात देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां और थी। एक चुनौती थी कि भारत में 562 रियासतें, 552 रियासतें, छोटे छोटे राजाओं की छोटी बड़ी रियासतें, उनको भारत में विलय कैसे करना है। अगर इस काम को अंजाम दिया तो हमारे उस वक्त के गृह मंत्री, जिनका मैं चित्र देख रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको ये जिम्मा सौंपा, जो बहुत कठिन काम था, जटिल काम था, उनके जिम्मे सौंपा। 562 रियासतों का विलय भारत में किया। जो रियासतें ऐसी भी थी जो भारत के साथ आना नहीं चाहती थी। आप हैदराबाद का निजाम का अगर उदाहरण देखेंगे, वो तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब दबाव डाला तो वो पाकिस्तान के साथ जाने की बातें कहने लगे। लेकिन उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रातों रात जो है उस निजाम को भारत में मिलाने के लिए बाध्य किया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का काम उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो देश की आजादी के बाद देश चलेगा कैसे। देश चलाने के लिए संविधान चाहिए था। ये बहुत बड़ी चुनौती और थी।
इस काम को कौन कर सकता है, बेहतर ढंग से कौन कर सकता है, ये सारी चीज को लेकर के बहुत विचार मंथन हुआ, चिंतन हुआ। और ये सच्चाई है कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुमत उनके पक्ष में नहीं था। आपको ये भी इतिहास अगर मालूम होगा, अगर आप में से बहुत सारे लोग अध्ययन करेंगे कि देश में नेतृत्व तो कौन करेगा उस वक्त का, स्वतंत्रता के साथ साथ में यह भी एक विषय था। और उस वक्त यही विषय आया था उस वक्त कि देश जहां स्वतंत्र भारत के रूप में जाना जाएगा, भारत, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। नेहरू के पक्ष में लोग कम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में ज्यादा लोग थे। एक राज्य जो है वो नेहरू के पक्ष में था और 15 में से 14 राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थे। लेकिन ये सारा इतिहास है, मुझे लगता है कि उसमें जाएंगे बहुत लंबा विषय जाएगा। हालात ऐसे बने, अंग्रेजों को लगता था कि हमारा जाने के बाद इस देश में नेता ऐसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हमारे संस्कार से प्रभावित हो, हमारे कल्चर से प्रभावित हो। और वो इसलिए नेहरू के सिवा दूसरा नहीं था, इसलिए सरदार पटेल का उनने समर्थन नहीं किया। देश की बागडोर नेहरू जी के पास पहुंची। लेकिन नेहरू की पसंद ना सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे और नेहरू की पसंद ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, जो 32 डिग्रियों के साथ 3 सब्जेक्ट में पीएचडी था उनका, 9 भाषाओं के वो ज्ञाता थे। उनके पक्ष में नहीं था कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। लेकिन लेडी माउंटबेटन ने कहा कि हम भी अगर एनालाइज करते हैं, चारों तरफ जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि उपयुक्त व्यक्ति यही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अध्ययन भी किया है, जिन्हें वकालत भी की है, जो अच्छे एक बुद्धिजीवी हैं, इनको ये मौका देना चाहिए। तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ये सच्चाई है। लेकिन नेहरू जी इस पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन चलो, जो खैर आगे बढ़कर के जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, भारत का संविधान बना। और भारत के संविधान बनने के साथ साथ में इस बात को भी इतिहास में हमको समझना चाहिए, जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये देश स्वतंत्र किया तो हमने किया, ये संविधान दिया तो हमने दिया, देश की रियासतों को हमने मिलाया, ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत से परे की बातें हैं। इन बातों को समझने की आवश्यकता है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, जिन्होंने बहुत सारे देश के संविधान को अध्ययन किया, उसके बाद मेहनत की, परिश्रम किया, उसके बाद संविधान बना। लेकिन यह सच्चाई मुझे लगता है कि लोगों तक जानी चाहिए। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और संविधान के बारे में बोलते हैं कि संविधान खतरे में, और सच्चाई तो यह है भाई और बहनों के संविधान तो खतरे में नहीं है, सही मायने में खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी खतरे में है। क्या ये सत्य नहीं है? 1952 में इलेक्शन हुआ, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव नहीं जीतने दिया। 52 और माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हारना बहुत आवश्यक था। मैं अति प्रसन्न हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है चुनाव में हार गए। मुझे प्रसन्नता इस बात की। ये चिट्ठी जो है नेहरू जी ने जो है वो माउंटबेटन को लिखी है। ये इतिहास का हिस्सा है। 1954 में फिर आगे बढ़कर के जब उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार नहीं 2 बार नेहरू जी को हराने के लिए वहां गए, सभा की, और 2 सभा करने के बाद अल्टीमेटली ये स्थिति बनी कि फिर नेहरू जी चुनाव हार गए। जीते जी भी
नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, उनको जलील किया, और मरने के बाद भी इन सारी चीजों का जिक्र मुझे लगता है कि मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से कर दिया। जो नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ने वाले को पद्म विभूषण अवार्ड दिया, लेकिन नेहरू जी को नहीं मिला जब तक कांग्रेस रही। नेहरू जी को भारत रत्न तब मिला जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तब मिला भारत रत्न जब देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने। 1990 में बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी, आडवाणी जी ने पैरवी की कि जिस व्यक्ति का योगदान इतना रहा, जिसने भारत को आगे चलने का रास्ता प्रशस्त किया, जिन्हें भारत का संविधान बना करके दिया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आखिर भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। ये इतिहास को हमको अध्ययन करना पड़ेगा और ये सही बातें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। और उसके पश्चात जब 1956 में 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दुखद मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया कि जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिल्ली में रहते थे उसको स्मारक बनाना चाहिए। उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया। दिल्ली में जहां नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, वहां अगर स्मारक बना, वो तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तब 5 करोड़ रुपए दे करके उन्होंने उस बिल्डिंग को एक्वायर किया। बिल्डिंग को एक्वायर करने के बाद वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्मारक बनाया गया। और उसके बाद आगे बढ़कर के मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो हमारे आजकल कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी, उस वक्त केंद्र में मंत्री होते थे, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए एक प्रस्ताव लेकर के कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक जो है वो छोटा है, इसको और बड़ा विशाल बनाना चाहते हैं, तो आप हमें थोड़ा पैसा इसमें और दें। 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उन्होंने रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, और मोदी जी ने ये कहा, अरे जिस व्यक्ति का योगदान देश के लिए इतना बड़ा है, जिसने भारत के लिए संविधान बना करके दिया, 10 करोड़ नहीं, मैं 100 करोड़ देता हूं। 100 करोड़ दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक वहां पर बनाया, भव्य स्मारक बनाया। और यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिसर्च सेंटर, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये कांग्रेस के लोग दावा करते हैं, वादा करते हैं, हमने किया। क्या किया आपने? क्या ये हकीकत नहीं है? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई, दिल्ली में उनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया इनको मुंबई ले जाओ, और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके शव को जहाज के माध्यम से मुंबई ले जाया गया, और जहाज का किराया का बिल जो है उनकी पत्नी को दे दिया गया, उनकी पत्नी को अदा करने की दिया गया। उसके बावजूद हम कांग्रेस के नेता बोले कि हमारा योगदान है। ये तथ्य सबके बीच में जाना चाहिए। और जैसा हमारे साथी अभी कह रहे थे, डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे, बिहारी जी कह रहे थे, जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव था, एक साजिश, बहुत गहरी साजिश रचने की कोशिश हुई कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। गांधी जी के प्रति जिस प्रकार से मोदी जी ने सम्मान किया, जिस प्रकार से उनके लिए पहचान दिलाई, जिस प्रकार से उनको अपने साथ जोड़ा, देश के साथ जोड़ा। अब गांधी जी के बारे में हम ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और उसी प्रकार से अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने इसमें पकड़ लिया, जब वो
गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर उनने भव्य स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू वहां पर बना करके तैयार की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी अपने हाथ से निकल गए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हमारे हाथ से निकल जाए, और ये मोदी जी उनको भी अपने साथ जोड़ करके, अपने काम के साथ जोड़ करके, सम्मान के साथ जोड़ करके ऐसी स्थिति न पैदा करे। तो क्या किया गया कि कहो चुनाव के दिनों में कहो कि संविधान खतरे में है। और संविधान खतरे में क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल होने के नाते ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है, और व्यक्ति का भी होता है और पार्टी का भी होता है। जहां 2019 के चुनाव में 300 पार हुआ, तो 2024 के चुनाव में पार्टी ने लक्ष्य रखा अब की बार 400 पार। इसी को पकड़ा, कहने लगे ये 400 पार किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव हो गया, चुनाव का परिणाम आ गया। परिणाम के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 60 साल के लंबे अरसे के बाद भारत में इतिहास रचा गया। कोई एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। और कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा के अंदर जब शब्द का समारोह चल रहा था, शब्द का यानी कि जो सांसदों को शब्द दिलाई जाती है, वो किताब हाथ में लेकर के वहां पर संविधान की किताब लेकर हाथ लेकर के संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये एक बात कहने का एक प्रयास किया गया। अरे संविधान खतरे में नहीं है, सही मायने में खतरे में तो कांग्रेस पार्टी है। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं। और अभी जब हम इस अभियान को चला रहे हैं पूरे देश भर में, कांग्रेस के लोगों को लगा कि बड़ा मुश्किल है। आजकल वो संविधान बचाओ यात्रा कर रहे लगे, संविधान बचाओ रैलियां करने लग पड़े। उसका नाम कांग्रेस बचाओ यात्रा। हाँ, उसका नाम भी ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब की, उसका नाम भी कांग्रेस बचाओ यात्रा करना चाहिए, क्योंकि संविधान तो खतरे में नहीं है, कांग्रेस ही खतरे में है। ये हकीकत है। पार्टी ने इन सारी बातों को लेकर के विचार किया और पूरे देश भर से लगभग 150 लोगों को दिल्ली बुलाया। 150 लोगों को दिल्ली बुलाया, जिसमें बिहारी जी भी हिमाचल प्रदेश से थे, सुरेश कश्यप जी भी थे, हम भी थे। जो पार्टी ने तय किए थे ना, एक दिन की पूरी वर्कशॉप पे एक एक विषय बताया गया। सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से शुरू हुई और शाम के लगभग 9 बजे समाप्त हुई। और उसमें एक ही विषय क्या कि इस विषय को लेकर के लोगों के बीच में जाना है, प्रभावी ढंग से अपनी बात कहनी है, ताकि सही फैक्ट्स, तथ्य लोगों तक पहुंच सके। ये बहुत आवश्यक है। और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमारे हिमाचल प्रदेश में चले हैं और आज आप सबके बीच में यहाँ पर हम सिरमौर में, यहाँ नाहन में अपनी बात कहने के लिए। मित्रों, मैं सब ये कहना चाह रहा हूं कि विषय हल्का नहीं, बहुत गंभीरता से लेने का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे धारा 370 नहीं होनी चाहिए, उन्हें विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर समाज में काम करने की आवश्यकता है तो पिछड़े वर्ग के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, शोषित वर्ग के लिए है और अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए है। जो आप मुस्लिम का ये प्रेम जो है इस तरह से बढ़ाते जा रहे हो, ये देश के हित में नहीं है। और उनकी बात सही मायने में आज साबित हुई है कि धारा 370 का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस वक्त भी किया था और आज उनकी आत्मा कहीं अगर होगी तो वो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर रही होगी कि जिसका विरोध मैंने किया था, धारा 370 नहीं होनी चाहिए। ये देश के एक वीर सपूत ने, एक बहादुर नेता ने उस बात को स्वीकार किया और आज धारा 370 हिंदू कोड बिल को लेकर के प्रस्ताव हो गया कैबिनेट में पारित हो गया, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। उसके अंतर्गत क्या था
या माता बहनें बैठी हैं, उनको सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव था, उनको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, महिलाओं को और मजबूत करने की दृष्टि से उसमें बातें थी, उसको वापस ले लिया गया। ऐसी एक नहीं अनेकों घटना है, जिन घटनाओं का जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत लंबा विषय जाएगा। यहां डॉक्टर बिंदल जी ने बहुत एक उदाहरण दिया। उन्होंने तय किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, मेरा जीवन अगर किसी के लिए है तो वो दलित वर्ग के लिए है, शोषित वर्ग के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए है। जब वो लंदन जा रहे थे, जिस व्यक्ति ने उनको वो अपना केस बताया, और केस जब बताया तो उन्होंने उनके जो है वो पॉइंट्स तो बना दिए, लेकिन जब बार बार उन्होंने आग्रह किया कि आप ही मेरा केस लड़िए, आप ही मेरा केस लड़िए, तब उनने पूछा उनसे कि आप कौन हैं। उनने कहा कि मैं राजस्थान की एक रियासत का राजा हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, मैं गरीबों के लिए लड़ता हूं, दलित के लिए लड़ता हूं, पिछड़े लोगों के लिए लड़ता हूं, मैं राजाओं के केस को कभी नहीं लड़ता हूं। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि ये लिखे हुए मेरे जो पॉइंट्स हैं, इनको आप वकील को वहां पर दे देना, शायद इससे आपकी मदद हो जाएगी। और उन्होंने वो पॉइंट्स जाकर के वहां अंग्रेज जो वकील था किया हुआ उनको दिए, और वो केस जीत गए। लेकिन जब पैसा वो राजा उनको देने लगा, उस वकील को देने लगा, उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। किया तो जो जिस व्यक्ति ने वो लिस्ट बना करके, पॉइंट बना करके दी, केस अगर आपका जीता है तो उस वजह से जीता है। ये बहुत बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि बहुत बारी हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है। पार्टी ने सोच समझ करके विचार किया है कि हम अगर लोगों के बीच में प्रभावी ढंग से डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के जीवन के संदर्भ में बात कहें, तो निश्चित रूप से जो भ्रामक प्रचार, जो गलत प्रचार, जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, उसको हम रोकने में सफल होंगे। जीवन का एक संघर्ष उनका इस तरह से रहा। स्कूल में पढ़ते थे, जातिवाद का उस वक्त दौर ऐसा था कि कक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं होती थी। क्लासरूम में बैठते थे, लेकिन बाहर बैठते थे, दरवाजे के बाहर बैठते थे। ऐसे दौर में से किसी व्यक्ति ने संघर्ष करने के बाद अगर जीवन में इतना बड़ा योगदान देश को दिया है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा जो योगदान है, इस योगदान को स्मरण करते हुए लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा है। इस काम को आप बखूबी करेंगे। बाकी रही मित्रों, जहां हिमाचल की बात, देश की बात, उस संदर्भ में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। सचमुच में बहुत दिल आजकल पीड़ित है इस बात को लेकर के कि ऐसी घटना हो गई जिसने दहला दिया है देश को। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। जो भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा, और जो जम्मू कश्मीर में जो लंबे समय से जो आतंकवाद का एक दौर रहा, वो समाप्त होता लग रहा था। दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए निकल पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को, दुश्मनों को यह गवारा नहीं हो पा रहा था। साजिश रची, और उस साजिश के तहत पहलगांव में घटना को अंजाम दिया। ना जात पूछी, ना कोई और पूछा क्या, धर्म पूछा गया। 28 लोगों की वहां पर जो है वो हत्या कर दी गई। स्वाभाविक रूप से इस घटना से हम भी पीड़ित हैं, पूरा देश पीड़ित है, आप सबके दिल में भी पीड़ा है। लेकिन हमें इस बात को लेकर के संतोष है कि हमारे नेतृत्व ने मजबूती के साथ संदेश दिया है, देश के नहीं दुनिया को संदेश दिया है। ये भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते। हालात बदल चुके हैं। जब एक दौर ऐसा होता था, आतंकवादी वहां पर मारा जाता था, हजारों की संख्या में उसके शव को लेकर के जुलूस निकाला जाता था।
बंदूकें लहराई जाती थी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया है, कोई भी आतंकवादी अगर मारा जाएगा, ना जुलूस निकलेगा, ना जलसा होगा। जहां उसको गोली लगेगी, जहां उसकी मृत्यु होगी, वहीं उसको दफना दिया जाएगा। और ये किया भी है। मुझे पूरा भरोसा है, आप सबको, पूरा देश को भरोसा है कि जो मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, चाहे सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट का संदर्भ में पानी रोकने का फैसला किया है, चाहे पाकिस्तान के नागरिकों का जो वीजा है उसको रद्द करने का फैसला किया है, चाहे पाकिस्तान नेशनल को भारत छोड़ने का 48 घंटे में अल्टीमेटम दे करके उनको अपने देश छोड़ने, भारत से बाहर जाने का संदेश दे दिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इस बैठक में बड़े फैसले लेने के साथ साथ में ऑल पार्टी मीटिंग भी हो गई। और ऑल पार्टी मीटिंग में संदेश दे दिया, पूरे देश ने एकजुट होकर के, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिकृत हैं, जो भी फैसला लेना होगा देश हित में आप फैसला लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इसका बदला लेना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं, देश बहुत जल्दी में, मैं देख रहा था कई दिनों से, इन दिनों से, कि बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही है, जल्दी होना चाहिए। लेकिन हमें सब्र रखना चाहिए। जो होगा सही वक्त पर होगा, ठीक होगा, और ठीक होगा और बड़ा होगा, ये निश्चित रूप से। इस बात के लिए देश आश्वस्त है, ये होकर के रहेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा मजबूत नेतृत्व तो मिला है। आज पूरे दुनिया भर के देश जो है वो मोदी जी को समर्थन के लिए पत्र लिख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि पूरी दुनिया सारे विषय को गंभीरता से ले रही है। मित्रों, जहां रही बात यहां अपने प्रदेश का जिक्र तो यहां डॉक्टर साहब ने कर दिया, यहां पर सुखराम जी ने भी कर दिया, बाकी साथियों ने भी कर दिया। आधी निकल गई है, आधी रह गई है, यानी कि आधा कार्यकाल बीत गया। और हिमाचल आज महसूस कर रहा है कि जो गलती हुई है वो गलती नहीं, ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, भयंकर गलती हुई है। सरकार भाजपा की थी, आप खड़े होकर के हमको पकड़ते थे, ये भी करो, ये भी करो। डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा करते थे, मेरे नान में ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। जो बोला हमने सबके लिए किया, सुखराम जी के लिए किया, तोमर जी के लिए किया, रीना जी के लिए किया, सबके लिए किया। और पूरे हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे थे इस बात को कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक काम हो रहा था, विकास हो रहा था। कोविड 2.5 साल का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहा। लेकिन आज देखिए, 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल जहां खड़ा था, जहां हम छोड़ के गए थे, आप छोड़ करके गए थे, वहीं आगे के सफर का इंतजार कर रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी, मैं अपना सफर आगे का शुरू करूंगा। यह स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में 2000 संस्थान बंद कर दिए। शौक चढ़ाया एक जुनून चढ़ा हुआ है बंद करने का। और मुझे मालूम नहीं, यहां पर भी नाहन में भी बहुत कुछ बंद किया, पौंटा में भी बहुत कुछ बंद किया। सुखराम जी बोल रहे थे, तोमर जी कल बोल रहे थे, 100 संस्थान तो शायद मैं कल में पूरे सिरमौर के अंदर ही रद्द कर दिए। चाहे वो पटवार सर्कल है, चाहे सब तहसील है, चाहे वो कानगो सर्कल है, चाहे वो बीडीओ ऑफिस है, चाहे कोई भी ऑफिस है। हमने तो सुखू जी को बोला, मैंने कहा यार ये काम आपने क्या पकड़ा हुआ है? बोलते जी संस्थान तो सभी मुख्यमंत्री खोलते हैं, काम तो सभी मुख्यमंत्री करते हैं।
कोई पानी वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, कोई बिजली वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री जाना जाता है। और इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं। हमने कहा क्या करना चाहते हैं? बोलते बंद करने वाला मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, और वो बंद करने वाला मुख्यमंत्री सुखू जी है। सब कुछ बंद, हाँ विशेषतः स्कूल बंद करना और ठेका खोलना। हाँ, स्कूल बंद कर दिया और वहां ठेका खोल दिया। बहुत विचित्र फैसले हो रहे। मैं देख रहा था, मुझे एक साथी का फोन आया कि जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मैं जी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में लगा हूं, काम करता हूं। हमारे टाइम ही लगा हुआ है, हमने ही लगाया था। जब मैं वाइस चेयरमैन होता था उस वक्त डेली बेसिस पे लगाया था, वो रेगुलर हो गया कि मेरे ऑर्डर कर दिए। मैंने कहा कहां कर दिए? बोलते बड़े दूर कर दिए, करसोग साइड भी कर दिए। मैंने कहा जाओ वहां पर क्या हुआ? बोलते ऑर्डर ऐसे कर दिए। मैं हूं राधा स्वामी, बोलता है मेरे को कहा कि भाई आपने शराब के ठेके पर बैठना। मैंने जिंदगी भर शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया। बोलते अब मैं कैसे जाऊं? बोलते हैं। मैंने कहा भाई अब क्या करें? बोले जिंदगी भर बोलता मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, अब शराब बेचना पड़ेगा वापस। और ऊपर से मुझको हैरानी और हुई कि होमगार्ड जो एक डिसिप्लिन फोर्स है, शराब पकड़ना हो तो पुलिस और होमगार्ड के जवान जाते हैं पकड़ने के लिए, और यहां होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई शराब के ठेके पर बेचने के लिए। आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है। प्रदेश में आर्थिक संकट है तो टैक्स लगाओ। बिजली पर, पानी पर, सब जगह टैक्स लगा दिया। डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ा दी, 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी। सीमेंट 150 रुपए जो है वो एक बोरी पर बढ़ गया। फिर बाद में उनको मालूम पड़ गया यार सब जगह टैक्स लगा दे, कोई बची तो नहीं जगह, तो कहा कि टॉयलेट बच गई, टॉयलेट में भी टैक्स लगना चाहिए। क्यों? उनको मालूम पड़ा कि मोदी जी ने 93,000 मकान दिए हैं केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के, और उसमें कंडीशन है कि हर घर में टॉयलेट बनना जरूरी है। तो 93,000 टॉयलेट्स का टैक्स अच्छा खासा आ जाएगा बोलते हैं, तो टॉयलेट टैक्स लगा देंगे। आप अंदाजा लगाइए आज भ्रष्टाचार के हालात आप देखिए, हालात क्या बन गए। चंबा गया था, चंबा में कहा कि इस गांव में है वो खच्चर एक जो 1.5 करोड़ रुपए का माल ढो करके ले गई। एक खच्चर 1.5 करोड़ रुपए के का माल ढोने का बिल उसके एक खच्चर के नाम पर बन गया। धन्य हो। मैंने कहा भाई ठेव गया। मैं परसों नहीं कल ही गया था न परसों वहां पर। मैंने कहा यार वो स्कूटर देखना था मैं, जिस पर जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बना पानी का। हमने पहले भी सुनी थी स्कूटर पर सेब ढोने की खबरें सुनी थी, लेकिन स्कूटर पर पानी ढोने का काम रह गया था। वो पिछला काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया, सेब का भी, और अब की बार जो पानी ढोने का काम वो रह गया था वो काम अभी मुकम्मल किया, पूरा किया सुख की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के दौर में। करोड़ों रुपए का बिल बन गया और पानी ढोया गया स्कूटर के माध्यम से। आप अंदाजा लगाए हो क्या रहा है। और फरमान ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, हमारी योजनाएं बंद कर दी। मैं भी चंबा गया 12 दिन पहले पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार वहां पर पहुंचा तो रास्ते में खबर पढ़ी कि एक महिला पिछले 1 साल से बीमार थी और कई बार हॉस्पिटल में आई, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो उसका ऑपरेशन होना था, नहीं कर पाई। और अभी जब ऑपरेशन के लिए वो एडमिट हुई, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा था, ऑपरेशन करने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, तो उसका बेटा जब हॉस्पिटल में अपनी मां का सामान जो डॉक्टर ने लिख करके दिया लेने के लिए केमिस्ट के पास गया, तो केमिस्ट ने कहा कि 14,500 का बिल बनेगा, और उस बच्चे के पास मात्र 6,000 रुपए सारे थे। और उस बच्चे ने कहा कि ये पैसे तो ले लो, मां का इलाज करना, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं तो ऑपरेशन तो होना है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मेरी मां के ये जेवर है, ये जेवर आप रख लीजिए,
और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं वापिस ले लूंगा, तब तक के लिए आप ये रखिए। मैं उस केमिस्ट का धन्यवाद करता हूं, उनने जेब लेने से मना किया, दवाई के लिए और सामान जो चाहिए था वो दिया। लेकिन आप कल्पना करिए कि हालात ऐसे बन गए, हिमकेयर का कार्ड बना हुआ है, जिस हिमकेयर के कार्ड पर हम 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करते, उस कार्ड का कोई महत्व नहीं रह गया। वो योजना लगभग बंद कर दी। और मैं उस मां से मिलने के लिए हॉस्पिटल जब गया, 15 मरीज और जो है हाथ में हिमकेयर का कार्ड लेकर के आए कि हमारा भी हिमकेयर का कार्ड बना है, लेकिन उसके बावजूद सारा का सारा पैसा इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इतना मानवीय दृष्टिकोण हो गया सरकार का। एक अखबार आपने सुना, नेशन हेराल्ड, उसके लिए 2.5 करोड़ के लगभग एडवर्टीजमेंट दे दिया। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारा अखबार है, मेरी मर्जी है, मेरी सरकार है, हम जितना मर्जी चाहें उतना देंगे, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए उसको जेवर बेचने की नौबत आ गई। और आप एक परिवार जो है, गांधी परिवार जिसको कहते हैं, उसके लिए दान जो है वो 2.5 करोड़ रुपए 2.5 साल में दे चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप एक एक करके हमारी योजना को बंद कर रहे हैं। आज सारा योजना बंद है, जनमंच बंद है, और जनमंच बंद करके कहा कि हमको जनमंच इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जयराम ठाकुर की सरकार में वहां पर जो है, जो लोग आते थे उनको दाल भात खिलाते थे, वहां पर जाकर के फुल्का खिलाते थे, रोटी फुल्का खिलाते थे, फुल्के का बिल बनता था। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, और उस खाने को, दाल रोटी को, मंत्री जाता था वो भी वही खाता था, और अधिकारी जाते थे वो भी वही खाते थे। आपने जनमंच को बंद करके हिमाचल सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया, और जाकर के चौपाल के कुपवी के उस गांव में गए जहां रात को ठहराए गए, वहां जंगली मुर्गा परोसा गया। आप अंदाजा लगाइए। जब उन्हें देखा कि वीडियो बना रहे हैं तो कहा कि नहीं नहीं मैं तो खाता नहीं, धनीराम जी को दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए। और उसके बाद आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जब मालूम पड़ा कि जंगली मुर्गा मारना जो है अपराध है, 3 साल की सजा का प्रावधान है वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत, तो क्या किया कि मामला दर्ज किया, ना मारने वाले के खिलाफ, ना बनाने वाले के खिलाफ, ना खाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिन्होंने खबर छापी उनके खिलाफ, जिनने वीडियो शेयर कर दिया जाकर के लोगों के बीच में, जाकर के वो सोशल मीडिया में, हमारा विधायक है सुधीर शर्मा धर्मशाला पर, उनने कुकड़ू कू लिखा, सिर्फ कुकड़ू कू लिखा उनने अपने सोशल मीडिया में, फेसबुक पर, और उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है। एक आदमी HRTC की बस में चल रहा है, और वो अपने आनंद के लिए वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी हो रही थी, उसमें वीडियो था, वो वीडियो उसने थोड़ा ज्यादा जोर से साउंड पर जो है वो माइक उसका ऑन कर दिया, स्पीकर फोन ऑन कर दिया उसने, और वो बाकी पड़ोस में जो बैठे थे उनको भी सुनने लगा। पड़ोस में कोई कांग्रेसी बैठा था, और कांग्रेसी ने शिकायत कर दी कि इतनी तारीख को मैं इस बस में जा रहा था, और एक भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी जो है राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी सुन रहा था, और बाकी लोगों को भी सुना रहा था। जांच के आदेश हुए। ड्राइवर को पूछा गया तो तुम क्या कर रहे थे? ड्राइवर ने कहा मैं तो गाड़ी चला रहा था। कंडक्टर को पूछा गया तो तुम क्या कर रहे थे? बोलते मैं टिकट काट रहा था। तो बोलते ये इस वीडियो को चुप करने का, इस वीडियो को रोकने का काम किसका था? आप अंदाजा लगाइए। अभी तक भी जांच चल रही है। एक समोसा 5 स्टार होटल से समोसा आया, लेकिन मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पहुंचा नहीं, बीच में गुम हो गया। और बीच में गुम हो गया तो
तो हाहाकार मच गई। भाई समोसा मंगवाया गया था, 5 स्टार होटल से मंगवाया गया था, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, गया कौन, किसके पास गया? तो मालूम पड़ गया वो बीच में कुछ लोग ने उसका सेवन कर लिया, उसको खा लिया। जांच के आदेश सीआईडी को सौंपा गया, एफआईआर दर्ज की गई। क्या कमाल की सरकार है भाई। उनकी प्रसिद्धि झारखंड तक पहुंच गई और पूरे देश भर में ये समोसा क्या, मुझे पूछने लगे चैनल वाले कि जयराम जी हम पूछना चाहते हैं ये समोसा क्या है, ये समोसा कौन खा गया? मैंने कहा अभी जांच चल रही है, अभी ये जांच को मुकम्मल होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम बता पाएंगे। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के। कानून व्यवस्था के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिमल नेगी की मृत्यु हुई, हत्या हुई, आत्महत्या हुई, क्या हुई, वो जांच का विषय है। 10 दिन के बाद उनका शव मिलता है। विधानसभा का सत्र चला था, सत्र के अंदर हमने कहा कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए, ये बहुत लाजमी है। इसके पीछे ये हत्या या आत्महत्या का विषय नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। परिवार के लोग शव को लेकर के धरने पर बैठ गए, सीबीआई की जांच मांग की। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि मेरी उनकी पत्नी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है आप पर, जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं। और अब जाकर के जब परिवार चला गया, हाईकोर्ट में चला गया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी बताइए, आप झूठ बोल रहे थे या वो झूठ बोल रहे थे? जो कहा जा रहा है वो कहा यह जा रहा है कि बिजली के प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में ही 100 करोड़ से ऊपर का गड़बड़ है। सारी सीमाएं लांघ दी भ्रष्टाचार की, क्योंकि मालूम है उनको भी सरकार तो आनी नहीं, प्रदेश के काम करने की आवश्यकता नहीं, लोगों के बात सुनने के लिए आवश्यकता नहीं, काम करने की आवश्यकता नहीं, अपना ठीक करो, बस अपना ठीक करो, यही काम चला हुआ है। पिछले कल कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे, कहा तो यह था कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी है, ऐसी कई तरह की बातें बोलते रहे। लेकिन अब पूछता हूं मैं कि सचिवालय के बाहर कर्मचारी धरने पर, चौड़ा मैदान में कर्मचारी धरने पर, माल रोड पर, रिज के मैदान में कर्मचारी धरने पर, एचआरटीसी के दफ्तर में कर्मचारी धरने पर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में कर्मचारी धरने पर, हर जगह लोग धरने पर हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार से भरोसा टूट गया है। महिलाओं को कहा कि 1500 रुपए कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे, लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया, किसी को मिले क्या? क्या दूध की गारंटी का हुआ? क्या गोबर का हुआ? गोबर तो 2 रुपए किलो के हिसाब से कहा गया था कि 2 रुपए किलो। सिरमौर में बचा गोबर की नहीं बचा, मालूम नहीं है, 2 साल से। आप कितना झूठ बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा के अंदर बोलेंगे 6 गारंटियां पूरी कर दी। और हद तो तब हो गई जब अभी गुजरात में इनका महाधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में जाकर के हमारे मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। हिमाचल जाकर के देखिए, कांग्रेस के मेरे साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल जाकर के देखिए, वहां 10 गारंटियां दी थी, 10 की 10 पूरी कर दी। लो जी, पहली बार हमने इतिहास में देखा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी किस तरह से झूठ बोलते हैं। एक थे केजरीवाल, वो भी ऐसा ही करते थे। और आने वाले समय में एक थे सुक्खू जी, ये होने वाला है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि वक्त बहुत तेजी से निकल गया है, आधा निकल गया है। अगर सरकार रहती है, लोग बोलते हैं, मेरे को आजकल बोलते, फोन करते हैं, बोल जल्दी आओ जी, जल्दी आओ। मैंने कहा भाई हम तो आ रहे थे, रोका तो तुम लोग नहीं है।
कई लोग बोलते हैं कब बदलेगी सरकार। मैं कहा भाई सरकार तो बदलने का काम आप लोगों के ऊपर छोड़ा था। हमने कहा था कि भाई सरकार को वापस लाना है, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस को हटाना है, तो लेकिन ये चूक हुई है और ये चूक को आज पूरा हिमाचल प्रदेश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है। निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से आने वाले समय में हम बहुत बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आएंगे हिमाचल प्रदेश में। बाकी सारी चीजें उसके बाद, लेकिन हम जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते, जिम्मेवार साथी होने के नाते हम सरकार को अब जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक तरह का धुआं देना चाहिए, वो काम शुरू करना चाहिए। उस काम के लिए आप लोग भी डटिए। चौक पर, चौराहे पर कांग्रेस के खिलाफ जो है खुल करके बात कहनी है। और मुझे इतना ही कहना है कि निश्चित रूप से दिन होगा भाजपा का होगा, वक्त आएगा भाजपा का होगा और भविष्य होगा तो भाजपा का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सारी चीज के लिए हम सब लोग आज से ही प्रण लें, मेहनत करें और परिश्रम करें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब बड़ी संख्या में आए। कार्यालय छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई और आप ऊपर से हमारा भाषण लंबा हो गया, उसके बावजूद भी आपने रहम हम पर किया, हमने आप लोगों पर नहीं किया शायद, लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।